सपने तो अपने होते हैं, उन्हें पूरा कीजिए, उन्हें नए आयाम दीजिए। उच्च शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से। उच्च शिक्षा आपके द्वार अर्प रेडियो पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, जिसमें आइए सुनते हैं शिक्षा विभाग की प्रोफेसर प्रकृति जेम्स से उनका व्याख्यान। आपकी प्रतिभा हमारे विशेषज्ञ, आइए मिलकर नया इतिहास रचें। आप सभी को नमस्कार। प्रिय प्रशिक्षार्थियों, आज हम द्विवर्षीय बीएड मुक्त पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र समकालीन भारतीय शिक्षा की प्रथम इकाई पर चर्चा करेंगे। इस इकाई में हम जिन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं वे विषय डीएलएड तथा एमए शिक्षा के प्रशिक्षार्थियों के लिए भी उपयोगी है। हमारे इस प्रथम इकाई का शीर्षक है आधुनिक शिक्षा का विकास। इस इकाई पर चर्चा के बाद आप प्राचीन भारत में शिक्षा का स्वरूप जान पाएंगे तथा प्राचीन भारत, मध्ययुगीन भारत और बौद्ध काल की शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। साथ ही स्वतंत्र भारत में शिक्षा के विकास और उससे जुड़ी विभिन्न संगठनाओं के बारे में भी जान सकेंगे। इस रेडियो चर्चा के माध्यम से हम इस इकाई के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इसलिए आपके लिए आवश्यक होगा कि आप मुख्य बिंदुओं को पुस्तक के दोनों भागों में दिए गए खाली स्थानों पर नोट करते या अंडरलाइन करते चलें। जैसा कि आपने देखा होगा, यह इकाई आपकी पुस्तक में 60 यानी कि 60 पेजेस में दी गई है, यानी कि इस प्रश्न पत्र की सबसे लंबी इकाई है ये प्रथम इकाई। इसलिए एक साथ एक लेक्चर में इसे समेट पाना संभव नहीं होगा। अतः हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर समझने का प्रयास करेंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है भारत में वैदिक कालीन शिक्षा। प्राचीन भारत में शिक्षा का स्वरूप आध्यात्मिक था। यह स्वरूप समय के साथ बदलता गया और शिक्षा में बदलाव आते चले गए। इन्हीं बदलावों को सरल तरीके से क्रम दर क्रम बांटकर इस इकाई में समझाया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे भारत में वैदिक कालीन शिक्षा। भारत का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था आध्यात्मिकता पर आधारित थी। उसका उद्देश्य एक आदर्श जीवन की प्राप्ति कराना था। तत्कालीन शिक्षा में वेद, उपनिषद, धर्म आदि का ज्ञान दिया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा ही भारत की सर्वप्रथम शिक्षा मानी जाती है। प्राचीन भारत की शिक्षा के अध्ययन की दृष्टि से आर्यों के आगमन से मुस्लिम राज्य के स्थापना तक के कालखंड को डॉक्टर अल्टेकर ने 4 प्रमुख भागों में बांटा है। पहला भाग है वैदिक काल, दूसरा है उपनिषद काल, तीसरा है धर्मशास्त्र काल तथा चौथा है पुराण काल। अब हम देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ। वैदिक काल में ज्ञान की संकल्पना आध्यात्म से जुड़ी थी। जीवन का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा में विलीन करना था। ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा तक पहुंचा जा सकता था। ज्ञानार्जन करना वैदिक काल में साधना माना जाता था। ज्ञान की साधना करने के कारण ऋषि मुनियों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वैदिक कालीन शिक्षा में कुछ महत्वपूर्ण संस्कार होते थे, जैसे कि औपचारिक शिक्षा उपनयन संस्कार के बाद शुरू होती थी। उससे भी पहले विद्या आरंभ संस्कार होता था। इस संस्कार से बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती थी। यह संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था। शिक्षा मतलब संस्कार, मनुष्य को सुसंस्कारी बनाने वाला संस्कार। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य के विकास की अपेक्षा की जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में
चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की शिक्षा दी जाती थी। इसमें देवताओं की आराधना, यज्ञ, कर्म व सृष्टि का निर्माण आदि विषय शामिल थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक काल में लिपि लेखन का प्रारंभ नहीं हुआ था। एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों को वेदों का मौखिक ज्ञान देते थे। कंठस्थ विद्या के माध्यम से यह वैदिक शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती थी। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में थी। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र 4 वर्ण थे। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था भी अस्तित्व में थी। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम व वन प्रस्थानम आश्रम, इन 4 आश्रमों में पूर्व जीवन बटा हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आश्रम के नियमानुसार आचरण करना पड़ता था। आश्रम धर्म का पालन करने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के ऋण से अऋण होने की संकल्पना भी होती थी, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 4 ऋण उतारने होते थे, जो कि थे देव ऋण, माता पिता ऋण, गुरु ऋण तथा समाज ऋण। अब हम देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थीं। वैदिक युग सबसे बड़ा कालखंड माना जाता है, क्योंकि 3000 वर्ष तक इस युग का प्रभाव देखा गया है। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र गुरुकुल व आश्रम था, क्योंकि वैदिक काल में शिक्षा प्रदान करने वाली कोई अन्य संस्था अस्तित्व में नहीं थी। आश्रमों और गुरुकुलों के माध्यम से ही शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता था। वैदिक कालखंड में परंपरागत शिक्षा प्रदान करने का स्थान परिवार ही समझा जाता था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के दायरे में रहकर उन्हें परंपरागत काम ही करना पड़ता था। वैदिक युगीन शिक्षा में गुरु का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। गुरुकुल के ऋषि अध्यापन कर्म के साथ ही राजाओं को मार्गदर्शन भी दिया करते थे। गुरुकुल व आश्रम प्रमुखों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उनके त्यागमय जीवन, ज्ञान व चारित्रिक गुणों के कारण वे सभी के आदरणीय हुआ करते थे। वैदिक काल में शिक्षा मुख्यतः गुरु के आश्रम में ही दी जाती थी। यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थियों से निष्पक्ष व्यवहार किया जाता था। सभी छात्रों का बिना किसी भेदभाव के साथ एक समान मार्गदर्शन किया जाता था। गुरुकुल व आश्रम पद्धति में विद्यार्थी को जीवन में सफल होने के लिए तथा अपनी आजीविका का उपार्जन करने के लिए उसके योग्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा के माध्यम से एक प्रकार से उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता था। अब हम बात करते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना था। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास था। गुरु के सामीप्य में रहकर विद्यार्थी आत्मसंयम एवं आत्मसम्मान का पाठ पढ़ते थे। वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति भी था। मनुष्य जीवन के 4 मुख्य पुरुषार्थ माने गए हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। भारतीय संस्कृति के अनुसार 3 पुरुषार्थ के बाद ही चौथे पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। शिक्षा का तत्कालीन पाठ्यक्रम इसी उद्देश्य पर आधारित था। वैदिक काल की शिक्षा एक प्रकार की जीवन की शिक्षा थी। शिक्षा प्राप्ति के समय ही विद्यार्थियों को स्वावलंबन की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में विद्यार्थी मानसिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी कुशलता प्राप्त करते थे, जो उन्हें समाज के उपयोगी कार्यों में दक्ष करती थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों को उनकी रुचि और परंपरागत कर्म के अनुसार किसी उद्योग या व्यवसाय की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। वैदिक काल में शिक्षित ज्ञान को लिखकर संरक्षित कर पाना अत्यंत जटिल था। इसीलिए शिक्षक अपने विद्यार्थियों को वेदों के
अध्याय कंठस्थ करा दिया करते थे। इससे वैदिक ज्ञान लिपि के अभाव में भी सुरक्षित बना रहता था। इस प्रकार संस्कृति की सुरक्षा भी तत्कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। वैदिक काल में छात्रों का चरित्र निर्माण सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था। इसके लिए छात्रों को चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती थी। छात्र सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत कर विद्या अध्ययन करते थे। इसके लिए वे अपने गुरु के चरित्र से प्रेरणा लेते थे। छात्रों में नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश करना वैदिक कालीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को गुरु द्वारा विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए जाते थे। अतिथियों का सत्कार, दीन दुखियों की सहायता, दूसरों के प्रति निस्वार्थ व्यवहार तथा आदर्श पिता पुत्र एवं पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना, इससे संबंधित उपदेश इन्हें दिए जाते थे। अब हम देखते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, शिक्षा प्रणाली कैसी थी। वैदिक काल में शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व में कुछ संस्कार दिए जाते थे, जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता था। उपनयन का अर्थ बालक को शिक्षा की प्राप्ति के लिए समीप ले आना माना जाता था। उपनयन एक संस्कार है जो विद्यार्थियों की उम्र के 5वें या 6वें वर्ष में किया जाता था। इस संस्कार में शिष्य आश्रम के लिए उपयुक्त ईंधन लेकर विनम्र भाव से गुरु के पास आते थे। इस समय बालक के जन्म व कुल की जानकारी देना आवश्यक होता था। बालक को शिष्य के रूप में स्वीकार अथवा अस्वीकार करना गुरु की इच्छा पर था। गुरु शिष्य को प्राथमिक उपदेश देते थे। उसके बाद उनकी औपचारिक शिक्षा का आरंभ होता था। उपनयन संस्कार के बाद बालक की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। उसके लिए उसे गुरु के आश्रम में ही रहना होता था। गुरु के आश्रम में रहकर जो शैक्षणिक संस्कार किए जाते थे उसे गुरुकुल शिक्षण पद्धति कहते हैं। वैदिक काल में छपाई कला का विकास न होने के कारण पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए गुरु प्रदत्त ज्ञान ही विद्यार्थी सीखते थे। उस काल में पठान्तर पर अधिक जोर दिया जाता था। गुरु शिष्य के घर परिवार में रहकर उनकी सेवा करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। वैदिक युग में शिक्षा प्राथमिक व उच्च भागों में विभाजित थी। 5 से 6 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा गुरु के आश्रम में रहकर प्राप्त की जाती थी। उच्च शिक्षा के लिए संस्थाएं उपलब्ध थीं। गुरुकुल पद्धति में विद्यार्थियों का अध्ययन एवं दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से रात्रि में शयन पर्यंत जारी रहती थी। गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों से एक समान व्यवहार किया जाता था। विद्यार्थियों को वन में जाकर लकड़ी लाना, भिक्षा प्राप्त करना, सामूहिक व व्यक्तिगत कार्यक्रम में सहभागिता करना आदि इस प्रकार के काम करने होते थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुकुल में बालिकाओं का प्रवेश वर्जित था। शिक्षा प्राप्ति के बाद विद्यार्थी स्वेच्छा से गुरु को दक्षिणा देते थे, जिसे गुरु दक्षिणा कहा जाता था। वैदिक काल में पाठ्यक्रम कैसा था? पाठ्य विषयों में दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, तर्क, विज्ञान, कल्प व छंद आदि को महत्व दिया गया था। दोनों प्रकार की विद्याओं को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता था। वैदिक कालखंड में अध्ययन का आरंभ करते समय वेद से परिचित होना आवश्यक था। ऋग्वेद वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद है। यह ऋचाओं व स्तुति मंत्रों का संकलन है, जिसमें विभिन्न देवताओं की स्तुतियां हैं। यजुर्वेद का उपवेद है सामवेद, जो संगीतमय वेद है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, जिसके अंतर्गत गायन, वादन एवं नृत्य का विस्तृत वर्णन किया गया है। अथर्व वेद की रचना चारों वेदों में सबसे बाद में हुई है। इसमें सामान्य भौतिकवादी विषयों में गूढ़ दार्शनिक विषयों को सम्मिलित किया गया है।
अर्थशास्त्र अथर्ववेद का उपवेद है। इस ग्रंथ में राजनीति, राज्यों के प्रकार, संधि एवं युद्ध आदि की विस्तृत विवेचना की जाती थी। अध्यापन पद्धति कैसी थी? वैदिक काल में अध्ययन अध्यापन पद्धति में पठन पाठन करना, वाद विवाद व चर्चा में सहभागिता करना, आलोचना व विचार, स्मृतिगत इत्यादि कार्य करना, ऐसी अध्ययन अध्यापन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था। परीक्षा प्रणाली नहीं थी। वैदिक काल में कोई परीक्षा प्रणाली नहीं थी। परीक्षा प्रतिदिन ली जाती थी। पाठ पढ़ाने से पूर्व मौखिक परीक्षा ली जाती थी। गुरु के द्वारा छात्रों की शिक्षा का मूल्यांकन उनके दैनिक कार्य के आधार पर किया जाता था। परीक्षा पद्धति में मंत्र और वेदों की ऋचाओं को पूर्ण करने को कहा जाता था। वैदिक काल में छात्र आत्म अनुशासित थे। वैदिक काल में गुरु एवं शिष्य का संबंध अत्यंत उदार था। गुरु के द्वारा शिष्य को दंड उसके आत्म सुधार या अंतःकरण की शुद्धता के लिए ही दिया जाता था। स्त्री शिक्षा। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा के दो काल हैं, पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, परंतु उत्तर वैदिक काल में भारत पर विदेशी आक्रमणों के कारण स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार समाप्त कर दिया गया और विवाह के लिए न्यूनतम आयु घटाकर कम कर दी गई। यहीं से बाल विवाह की प्रथा शुरू हुई। उनमें से कई उच्च कुलीन स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त की। अपाला, रोमसा, श्रद्धा, ईडा, सरस्वती, इंद्राणी, घोषा, गार्गी, मैत्री आदि विदुषी स्त्रियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वैदिक काल में धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत सैनिक शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा आदि का समावेश था। वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध कैसा था? प्राचीन वैदिक काल में गुरु शिष्य के संबंध अत्यंत गंभीर एवं घनिष्ठ थे। शिष्य के लिए गुरु आध्यात्मिक पिता के रूप में माना जाता था। अध्यापन के साथ साथ वे छात्रों के वस्त्र व भोजन तथा चिकित्सा आदि का प्रबंध भी करते थे। अब हम चर्चा करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के गुण के बारे में। सबसे प्रथम गुण जो हम उसमें पाते हैं वो है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास वैदिक काल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। छात्रों के व्यक्तित्व के विकास पर विशेष बल दिया जाता था। छात्रों को विभिन्न सद्गुणों के साथ साथ सामाजिक जीवन के लिए भी तैयार किया जाता था। व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ वैदिक काल में चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता था। छात्रों के चरित्र निर्माण के लिए सदाचार को आत्मसात किया जाता था। वैदिक काल में आध्यात्मिक शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए वेदों के पठन एवं पाठन छात्रों को आत्मज्ञान के आधार पर शिक्षा के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया जाता था। वैदिक काल में छात्र स्वयं अनुशासित होते थे। गुरु और शिष्य के संबंध निकटतम और घनिष्ठ होते थे। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी तथा उन्हें समाज में उच्च स्थान दिया जाता था। वैदिक कालखंड में व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। सैनिक, कृषि, गौविद्या, पशु चिकित्सक आदि की शिक्षा दी जाती थी, जिससे छात्र अपने आजीविका का प्रबंध कर सकें। वैदिक कालखंड में व्यक्ति के जीवन से संबंधित एवं उपयुक्त शिक्षा दी जाती थी। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि इसे एक आदर्श शिक्षा पद्धति माना जाता है। पाठ्यक्रम, अध्यापन पद्धति, शिक्षा, दिनचर्या आदि बातों में किसी भी प्रकार का राजकीय हस्तक्षेप नहीं होता था। गुरु का स्थान राजा से बढ़कर था। राजपुत्र हो या गरीब ब्राह्मण का लड़का, सभी को एक ही साथ शिक्षा दी जाती थी। अभी हमने चर्चा की वैदिककालीन शिक्षा के गुणों के बारे में। वैदिककालीन शिक्षा के कुछ दोष भी हैं।
जैसे कि वैदिक कालखंड में शिक्षा संस्कृत में दी जाती थी, इसीलिए अध्ययन अध्यापन में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। परिणाम स्वरूप अन्य भाषाओं का विकास इस कालखंड में नहीं हो सका था। इसका अगला दोष है कि प्राचीन भारत में शूद्रों के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे, इसलिए उन्हें शिक्षा से वंचित होना पड़ा। प्राचीन काल में संस्कृत पर जोर दिया गया, लोक भाषा की उपेक्षा की गई, इसलिए जनसाधारण की शिक्षा का विकास नहीं हो सका। प्राचीन कालखंड में स्त्रियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई, क्योंकि गुरुकुल में बालिकाओं का प्रवेश वर्जित था। उच्च वर्गों की महिलाओं को ही एक सीमित दायरे तक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन वह अधिकार सभी को प्राप्त नहीं था। इसलिए एक प्रकार से महिलाओं की शिक्षा के लिए यह एक अच्छा कालखंड नहीं समझा जाता। इसके साथ ही शिक्षा में केवल आध्यात्मिक पक्ष को महत्व देने के कारण सांसारिक जीवन की उपेक्षा होने लगी थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा में धर्म को अत्यधिक महत्व दिए जाने के कारण धर्मशास्त्रों में लिखी हुई बातों पर आंख बंद करके विश्वास करने लगे थे, इसलिए वैचारिक स्वतंत्रता का अभाव भी दिखा। धार्मिक शिक्षा का महत्व अत्यधिक होने के कारण हस्तकार्य व शारीरिक श्रम को भी महत्व कम मिला। इस प्रकार हमने वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पे आज ये चर्चा पूर्ण की है। इस चर्चा के बाद आपने वैदिक शिक्षा की विशेषता, उद्देश्य, शिक्षा प्रणाली, इसके गुण तथा दोष के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली चर्चा में हम बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पंडित सुंदर लाल यशस्वी हैं आदर्श हमारे, स्वतंत्रता भ्रातृत्व भाव का हो प्रकाश भिन्न सारे। स्वाध्याय परम तपः ध्येय है जीवन का अभिमंत्रण, सदाचार सत्य से मत डिगो प्रेरित अपना जीवन।